शांत हो जाइए, शांत हो जाइए अब। और कहाँ तक पढ़ लिए थे? OTCEI हो गया था। मतलब शेयर बाजार पढ़ लिए थे। चलिए दोस्तों, अब शांत हो जाइए, बातचीत करना बंद कीजिए, नजर बनाइए हमारी तरफ। और पिछले क्लास में हम शेयर मार्केट को समझे थे और वर्तमान में भारत में 24 शेयर बाजार हैं। लेकिन बहुत आवाज आ रहा है, शांत हो जाइए ना जी। चालू हो गया, पढ़ाई चालू हो गया, दरोगा बनना है जी। बातचीत करके दरोगा बनिएगा। बार बार समझा रहे हैं, बहुत हार्ड तैयारी कर रहे हैं आप लोग, फिर भी नहीं समझ रहे। ऊपर वाला साउंड थोड़ा कम कीजिए, ऊपर वाला साउंड कम कर दिया है, यहीं से कम होता है। ओ, पिछले क्लास में हमने शेयर मार्केट के बारे में समझे थे कि शेयर मार्केट एक भौतिक बाजार है जो किसी स्थान विशेष पर उपस्थित है, बना हुआ है। और भारत में कुल 24 शेयर बाजार हैं। लेकिन 24 शेयर बाजार में मात्र 2 ही शेयर बाजार है जहां सबसे ज्यादा शेयरों की खरीद बिक्री होती है, और वो है बंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार। दोनों ही शेयर बाजार के मुख्यालय मुंबई में ही स्थित है। 90% से भी अधिक शेयरों की खरीद बिक्री केवल 2 शेयर बाजार के माध्यम से ही भारत में होता है। एक और शेयर बाजार है जो छोटी कंपनियों के लिए ही आरक्षित है, और वो है आपका ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये छोटी कंपनियों के शेयर बिकने वाला शेयर बाजार है। यह बड़ी कंपनियों के शेयर बिल्कुल भी बिका नहीं करते। तो भारत में कुल 24 शेयर बाजार है। 24, नोट में 26 दिया हुआ है, तो 24 शेयर बाजार ही है। लेकिन अन्य शेयर बाजार में कोई विशेष शेयर की खरीद बिक्री नहीं होती। अधिकांश शेयर बाजार तो केवल निष्क्रिय अवस्था में पड़ा हुआ है, केवल सेबी से उसको लाइसेंस मिला हुआ है कि हाँ ये शेयर बाजार है। तो हम पिछले क्लास में शेयर बाजार को पढ़ चुके हैं। आज हम समझेंगे कि एक निवेशक को शेयर की खरीद करनी है या फिर शेयर की बिक्री करनी है तो ये कैसे होगा, शेयर बाजार में शेयर की खरीद बिक्री कैसे संपन्न की जाती है। तो किसी भी शेयर बाजार में किसी व्यक्ति को अथवा निवेशक को शेयर की खरीद बिक्री करनी है तो ये पूरी प्रक्रिया 5 चरणों में कंप्लीट होती है। कितने चरणों में? 5 चरणों में कंप्लीट होती है। और सबसे पहला चरण है दोस्तों, सबसे पहला चरण है दलाल का चयन करना। दलाल यानी कि ब्रोकर का चयन करना। अगर हमें शेयर बाजार में शेयर की खरीद करनी है या फिर शेयर की बिक्री करनी है तो शेयर बाजार में शेयर की खरीद बिक्री करने का जो पूरा प्रोसेस है वो 5 चरणों में कंप्लीट होता है। और सबसे पहला चरण क्या है? दलाल का चयन करना, ब्रोकर का चयन करना। शेयर मार्केट में किसी भी शेयर की खरीद बिक्री बिना ब्रोकर का संभव नहीं है।
तो पहले ब्रोकर का चयन करना पड़ेगा कि किस ब्रोकर के साथ आप शेयर की खरीद बिक्री करना चाहते हैं। और ब्रोकर की भूमिका कोई व्यक्ति निभा सकता है, ब्रोकर की भूमिका कोई कंपनी निभा सकता है, ब्रोकर की भूमिका कोई बैंक निभा सकता है, ब्रोकर की भूमिका कोई फर्म निभा सकता है, बशर्ते सेबी उसको ब्रोकरेज करने का लाइसेंस या उसका रजिस्ट्रेशन सेबी के पास हो। तो शेयर की खरीद बिक्री करने हेतु सबसे पहले क्या काम करना पड़ता है? ब्रोकर का चयन करना पड़ता है, दलाल का चयन करना पड़ता है। ब्रोकर कौन बनेगा, इसके लिए लाइसेंस इशू करने की जिम्मेवारी सेबी के ऊपर है। किसके ऊपर है? सेबी का। सेबी से रजिस्ट्रेशन कराए कोई भी व्यक्ति दलाल का कार्य नहीं कर सकता है, शेयर की खरीद बिक्री में भाग नहीं ले सकता है। तो सबसे पहला काम यही करना पड़ता है। शेयर मार्केट की हर गतिविधि ब्रोकर या दलाल के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। जिस तरह बिना वकील का न्यायालय में काम नहीं होगा, उसी तरह बिना दलाल का शेयर मार्केट में काम नहीं होगा। और वर्तमान समय में कई ऑनलाइन एप्लीकेशन उपलब्ध है जो किसका काम कर रहे हैं? ब्रोकर का काम कर रहे हैं। जैसे ग्रो का नाम सुने हैं ना, जीरोधा का नाम सुने हैं ना, 5 पैसा का नाम सुने हैं ना, ये सब के सब क्या हैं? ब्रोकर हैं। और ब्रोकर बनने के लिए सब क्या किया? तो सेबी के पास जाकर रजिस्ट्रेशन कराया, फिर सेबी से अनुमति लिया, तब जाकर वे ब्रोकर का काम कर रहे हैं। तो वर्तमान समय में कई ऑनलाइन एप्लीकेशन भी ब्रोकर का सुविधा निवेशकों को उपलब्ध करा रहे हैं। ब्रोकर की भूमिका में कोई कंपनी भी हो सकता है, ब्रोकर की भूमिका में कोई बैंक भी हो सकता है, आजकल बैंक भी ब्रोकर की भूमिका अदा कर रहे हैं। हर बैंक शेयर की खरीद बिक्री करने के लिए अपना एक ब्रोकर फर्म ही बना दिए हैं। क्लियर हो गया? पहला चरण क्या है शेयर खरीद बिक्री करने का? दलाल का। क्या दलाल केवल व्यक्ति ही हो सकता है? नहीं, कंपनी भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है और फर्म भी हो सकता है। क्लियर? दूसरा स्टेप है, जैसे ब्रोकर का चयन होगा उसके बाद डीमैट खाता खोलना। दूसरा चरण आपको क्या करना पड़ेगा? डीमैट खाता खोलना। शेयर की खरीद बिक्री करने के लिए डीमैट खाता का होना अनिवार्य है। दलाल का जैसे हम चयन करेंगे उसके बाद खुलेगा क्या? डीमैट खाता। और डीमैट खाता कौन खोलता है? डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन, डिपॉजिटरी संस्थान या डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन ही निवेशकों का खोलता है क्या? डीमैट खाता। डीमैट खाता खोलने वाले संस्थान को क्या कहते हैं? डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन। डीमैट खाता खोलने वाले संस्थान को क्या कहते हैं? डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन। और भारत में 2 डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन है, NSDL, CDSL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। वर्तमान समय में भारत में कुल कितने डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन है? 2। और ये डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? डीमैट खाता का खोलना और उसका संचालन करना। डीमैट खाता को खोलना और उसका संचालन करने का कार्य कौन करते हैं? डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन। जो भारत में अभी कितने हैं? 2 है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। अब होता क्या है कि जैसे ही हम दलाल का चयन करेंगे, शेयर खरीद बिक्री के लिए सबसे पहले, शेयर खरीद बिक्री करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ा?
तो जैसे ही हम दलाल का चयन करेंगे, दलाल स्वयं हमारे सारे डॉक्यूमेंट को कहां पर लेकर जाएगा? डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन के पास। और ये जिम्मेदारी दलाल के पास ही रहता है कि वे अपने निवेशकों का क्या खुलवाए? डीमैट खाता। जैसे ही आप ब्रोकर का चयन कर लिए हैं, तुरंत ब्रोकर आपका सारा इंफॉर्मेशन लेकर किसके पास जाएगा? डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन के पास। वहां पर आपके अनुमति लेकर आपका क्या खुलवाएगा? डीमैट खाता खुलवाएगा। तो डीमैट निवेशकों का डीमैट खाता खुलवाने की जिम्मेदारी उसके द्वारा चयन किए गए ब्रोकर के ऊपर है। ब्रोकर ही डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाकर अपने निवेशकों का डीमैट खाता खुलवाएगा। क्लियर हो गया? बात समझ गए? बिना डीमैट खाता का शेयर की खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। डीमैट खाता का होना अनिवार्य है। और यही खाता में शेयर जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखे जाते हैं या डिजिटल माध्यम में रखे जाते हैं। शेयर की खरीद बिक्री कर शेयर को जिस खाता में रखा जाता है उस खाता का नाम क्या है? डीमैट खाता। डीमैट खाता। इस खाते में डिजिटल तरीके से शेयर को रखा जाता है, डिजिटल तरीके से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में। क्लियर हो गया? दलाल का चयन कर लिए हैं, उसके बाद दलाल ने हमारा खुलवा दिया क्या? डीमैट खाता। डीमैट खाता खोलने वाले संस्थान को क्या कहते हैं? डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन। भारत में कुल कितने डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन? एक निवेशक का डीमैट खाता खुलवाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? 2 चरण हो गया। तीसरा चरण का नाम है प्लेसिंग एन ऑर्डर। प्लेसिंग एन। जैसे ही डीमैट खाता खुला, अब निवेशक शेयर को बेच खरीद सकते हैं। तो बेचने के लिए पहले खरीदना पड़ेगा जी, तभी ना आप बेचिएगा। या फिर आप प्राथमिक बाजार में खरीदे हैं आईपीओ एफपीओ, तो सीधे उसको बेचने के लिए भी आपको इसी चरणों से गुजरना पड़ेगा। तो तीसरा चरण है प्लेसिंग एन ऑर्डर। प्लेसिंग एन ऑर्डर का मतलब है कि अब आप अपने ब्रोकर को कहिए कि कौन शेयर आप खरीदना चाहते हैं। आप कौन शेयर खरीद या बिक्री करना चाहते हैं वो बताइए। कितनी संख्या में शेयर की खरीद बिक्री करना चाहते हैं वो बताइए। कितनी संख्या में शेयर की खरीद बिक्री करना चाहते हैं वो बताइए। किस मूल्य तक आप शेयर की खरीद बिक्री करना चाहते हैं वो बताइए। किस मूल्य पर शेयर की खरीद बिक्री करना है वो बताइए। और आप जब बता दीजिएगा तब ब्रोकर आपके अनुसार अपना अगला कदम उठाएगा। प्लेसिंग एन ऑर्डर का मतलब हुआ कि आप अपने ब्रोकर को ये बता रहे हैं कि हमें कौन शेयर की खरीद बिक्री करनी है। अब फिर ये बता रहे हैं कि कितनी संख्या में शेयर की खरीद बिक्री करनी है, और ये भी बता रहे हैं कि किस मूल्य पर शेयर की खरीद बिक्री करनी है। इन सब के बारे में ब्रोकर को आदेश देना ही क्या कहलाता है? प्लेसिंग एन ऑर्डर। प्लेसिंग एन ऑर्डर का मतलब हुआ कि निवेशक अपने ब्रोकर को ये आदेश दिया कि हमें कौन शेयर की खरीद बिक्री करनी है, कितनी संख्या में शेयर की खरीद बिक्री करनी है, और किस मूल्य तक शेयर की खरीद बिक्री करनी है। ये जानकारी ब्रोकर को उपलब्ध करवाना क्या कहलाता है? प्लेसिंग एन ऑर्डर कहलाता है। और प्लेसिंग एन ऑर्डर हो गया मतलब निवेशक के तरफ से दलाल को शेयर की खरीद बिक्री करने का निर्देश मिल गया। अब वह निर्देश का पालन करेगा, और जब निर्देश का पालन कर लेगा तब होगा दोस्तों
तब होगा दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट नोट को तैयार होना। कॉन्ट्रैक्ट नोट को जब प्लेसिंग ऑर्डर समझ गए। प्लेसिंग एन ऑर्डर का मतलब हुआ कि निवेशक के द्वारा अपने ब्रोकर को शेयर की खरीद बिक्री करने का आदेश देना, और ब्रोकर जब उस आदेश को पूरा कर लेता है तो तब तैयार होता क्या? कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट तैयार करने की जिम्मेदारी ब्रोकर के ऊपर है। किसके ऊपर है? ब्रोकर के ऊपर है। ब्रोकर के ऊपर है। कॉन्ट्रैक्ट नोट तैयार करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? और कॉन्ट्रैक्ट नोट का मतलब हुआ प्लेसिंग एन ऑर्डर कंप्लीट हो गया। प्लेसिंग एन ऑर्डर, इस कॉन्ट्रैक्ट नोट पर किस शेयर की खरीद बिक्री हुई है वो लिखा रहता है। कितने रुपए में शेयर की खरीद बिक्री हुई है वो लिखा रहता है। कितने बजे शेयर बाजार में इसकी खरीद बिक्री हुई है वो लिखा रहता है। कितना हमें शुल्क अदा करना पड़ा शेयर की खरीद बिक्री में वो लिखा रहता है। और दलाल का दलाली फीस कितना होगा, ब्रोकरेज फीस कितना होगा वो लिखा रहता है। और इसे ही कहते क्या? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट नोट की तैयार करने की जिम्मेदारी ब्रोकर के ऊपर है, और ब्रोकर और निवेशक ये अपने पास रख लेता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट नोट निवेशक के पास प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन के रूप में रहता है। प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन के रूप में रहता है कि हाँ, हमने इस ब्रोकर के सहायता से शेयर मार्केट में इस शेयर की खरीद या बिक्री किए हैं। इसका सबूत एक निवेशक के पास किस रूप में रहता है? क्लियर हो गया? तो कॉन्ट्रैक्ट नोट पर शेयर की किस शेयर की खरीद बिक्री हुई है वो लिखा रहेगा। कितने बजे हुई है वो लिखा रहेगा। किस मूल्य पर हुई है वो लिखा रहेगा। सरकार ने कितना शुल्क लिया है वो लिखा रहेगा। ब्रोकरेज कितना हुआ वो लिखा रहेगा। और फिर ये सब तैयार करके ब्रोकर निवेशक को ईमेल पर या भौतिक रूप से भेज देगा। निवेशक इसे अपने पास सुरक्षित रख लेगा, जो उसका प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन का गवाह होगा। कॉन्ट्रैक्ट नोट तैयार हो गया, निवेशक को मिल गया, निवेशक समझ गया कि शेयर की खरीद बिक्री हो चुकी है। और अंतिम है दोस्तों सेटलमेंट। अंतिम क्या दोस्तों? सेटलमेंट। 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 सेटलमेंट का मतलब हुआ कि आप खरीदे हैं जो शेयर, वो आपके डीमैट अकाउंट में जमा हो गया। सेटलमेंट का मतलब है कि आप अगर शेयर खरीदे हैं तो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ चुका है, या फिर आप शेयर बेचे हैं तो शेयर आपके डीमैट अकाउंट से निकल गया है। तो अगर हम शेयर खरीदे हैं तो शेयर का हमारे डीमैट अकाउंट में जमा होना क्या कहलाएगा? सेटलमेंट। अगर हम शेयर बेचे हैं तो बेचा हुआ शेयर का हमारे डीमैट अकाउंट से बाहर निकल जाना क्या कहलाएगा? सेटलमेंट। और ये सेटलमेंट होता है कई तरह से, जैसे T2 सेटलमेंट, T5 सेटलमेंट, T7 सेटलमेंट। सेटलमेंट कई प्रकार के होते हैं। T2 सेटलमेंट, T+5 सेटलमेंट, T+7 सेटलमेंट। इसका मतलब हुआ कि अगर आज शेयर की खरीद बिक्री हुई है तो 2 दिन बाद क्या होगा? सेटलमेंट, यानी शेयर 2 दिन बाद डीमैट अकाउंट में पहुंचेगा या निकलेगा। T+5 का मतलब कि अगर आज शेयर की खरीद बिक्री हुई है तो सेटलमेंट कब होगा? 5 दिन बाद। T+7 का अगर सेटलमेंट है तो इसका मतलब है कि आज शेयर खरीद हुई है तो डीमैट अकाउंट में कब आएगा? तो T+2 सेटलमेंट, T+5 सेटलमेंट, T+7 सेटलमेंट का नाम मतलब आप समझ गए ना। T+2 सेटलमेंट का मतलब हुआ कि आज शेयर खरीदे हैं तो 2 दिन बाद उसका सेटलमेंट हो जाएगा, यानी डीमैट खाता में जमा हो जाएगा, या बेचे हैं तो डीमैट खाता से। और 5 चरण के बाद शेयर की खरीद बिक्री कंप्लीट हो गई है। बात को समझे कि न समझे? कोई दिक्कत है?
सबसे पहले दलाल का चयन करना पड़ेगा, फिर दलाल डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाकर डीमेट अकाउंट खुलवाएंगे, फिर प्लेसिंग एंड ऑर्डर होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट नोट तैयार होगा और अंत में सेटलमेंट होगा। और ये सारे काम होते हैं 9:30 से लेकर 3:30 से, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। शेयर बाजार की सारी गतिविधि सोमवार से शुक्रवार के बीच संपन्न होती है। शेयर बाजार शनिवार और रविवार को बंद रहते हैं और शेयर बाजार 9:30 बजे खुलते हैं और 3:30 बजे बंद हो जाते। इसी बीच ये सब कुछ होता है दोस्तों। और शेयर बाजार के खुलने से पहले या शेयर बाजार के बंद होने के बाद अगर शेयर की खरीद बिक्री होती है तो उसे कहते हैं कर्व ट्रेडिंग। क्या कहते हैं? अगर शेयर बाजार के खुलने से पहले और शेयर बाजार के बंद होने के बाद शेयर की खरीद बिक्री होती है तो उसे क्या कहते हैं? कर्व ट्रेडिंग कहते हैं। अब आप कहिएगा कि शेयर बाजार नहीं खुला है, ना तो खुला है और बंद हो गया तो इसके बाद शेयर की खरीद बिक्री कैसे होगी? तो दलाल के सहायता से, जो ब्रोकर होते हैं उसके पास शेयर के कुछ भंडार होते हैं। इसीलिए शेयर बाजार नहीं खुला है तो भी आप कुछ शेयर अपने ब्रोकर से खरीद सकते हैं। शेयर बाजार नहीं खुला है फिर भी हम अपने ब्रोकर से एक शेयर खरीद लिए, वो क्या कहलाएगा? कर्व ट्रेडिंग। शेयर बाजार बंद हो गया फिर भी हम अपने ब्रोकर से शेयर खरीद लिए, वो क्या कहलाएगा? और कर्व ट्रेडिंग सामान्य ट्रेडिंग से महंगा होता है। कर्व ट्रेडिंग सामान्य ट्रेडिंग से महंगा होता है। कितना महंगा होता है वो ब्रोकर पर डिपेंड करता है कि कितना महंगा आपको बेच सके। तो शेयर बाजार के खुलने से पहले और शेयर बाजार के बंद हो जाने के बाद शेयर की खरीद बिक्री करना क्या कहलाता है? कर्व ट्रेडिंग। कर्व ट्रेडिंग दलाल के माध्यम से संपन्न होते हैं और ये ट्रेडिंग सामान्य ट्रेडिंग से थोड़ा महंगा होता है। सामान्य ट्रेडिंग से थोड़ा महंगा होता है क्योंकि इस ट्रेडिंग में दलाल शेयर के पैसे भी ज्यादा लेते हैं और ब्रोकरेज भी ज्यादा लेते हैं। समझ गए? और इस तरह से शेयर बाजार समाप्त हो गया। शेयर बाजार समाप्त। शेयर बाजार नहीं, शेयर बाजार 9:30 में खुलता है दोस्तों, 9:30 बजे। आम निवेशकों के लिए शेयर बाजार कब खुलता है? 9:30 बजे। चलिए एक बार पढ़िए तो। क्या अब सारे प्रक्रिया समझ गए नहीं? नोट में 9:55 था, उसको हम सही करा दिए, 9:30 कर लीजिएगा। नोट में 9:55 है तो 9:30 ही है ना? ना जिनके पास पुराना नोट होगा ना, पुराना नोट, उसमें शायद 9:55 है। एक क्वेश्चन आ रहा है, बोल्ट बीएससी की शुरुआत कब हुई? शायद 1990 में हुई। बिल्कुल, शेयर मार्केट 26 को 24 कर दीजिए। डीमेट खाता क्या होता है? अभी तो बताए दोस्त कि डीमेट खाता वो खाता होता है जिसमें शेयर रखे जाते हैं। पैसा रखने के लिए बैंक खाता, शेयर रखने के लिए डीमेट खाता। कोई व्यक्ति टैक्स देता है तो उसे कोई भी चीज खरीदने पर टैक्स देना होता है क्या? बिल्कुल। सरकार जितने भी टैक्स लगाए हैं वो सब कानून बनाकर लगाए जाते हैं और लगा दिया है तो टैक्स देना ही पड़ेगा। और टैक्स की चर्चा हम आगे चैप्टर में करेंगे।
एक 15-18 दिन में 1 लाख का लॉस हो चुका है। कहाँ लॉस हो चुका है जी? शेयर बाजार में। आजकल सब छपरी सब शेयर बाजार में लगल रहता है। क्या कॉमर्स का नॉलेज ढेला भर भी नहीं है, ट्रेडिंग करेगा बम्बई शेयर बाजार में। आपको क्या बताएं दोस्तों, पहले नौकरी करना, उसके बाद शेयर बाजार में कुछ करना है। और ऐसा हुआ है कि आजकल एक से एक शेयर यूट्यूब पर शेयर बाजार वाला भी मोटिवेटर उतर चुका है। अपना कुछ नहीं करता है, खाली थाउट देते रहता है। तो ध्यान रखिएगा, सब बात फर्जी है, सब बात फर्जी है। किसी के कहने पर आकर शेयर बाजार में कूदना बिल्कुल भी नहीं है। होता है कभी कभी, मतलब शेयर बाजार जो है ना, वो भी पहले ललचाता है। जाइएगा 200-400 कमा लीजिएगा, फिर और ललच जाइएगा, फिर पैसा लगाइएगा। नॉलेज तो आपको है नहीं, एक दिन डूब के उसी में मर जाइएगा, मतलब पैसा बर्बाद हो जाएगा दोस्त। क्लियर? तो पहले नौकरी कर लीजिए, पैसा कमा लीजिए, उसके बाद हमसे मिलिए और देखिए आपका पैसा को डबल नहीं कर दिए तो फिर क्या। क्लियर? और यूट्यूब मोटिवेटर के बहकावे में आकर शेयर मार्केट में नहीं जाना है दोस्तों। शेयर मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज की आवश्यकता है, बहुत कुछ पढ़ने की आवश्यकता है। वो सब अभी आपके लिए संभव नहीं है। अब दरोगा की तैयारी करिएगा कि जाकर के किताब पढ़िएगा शेयर मार्केट वाला, तभी संभव है। तो अभी जो भी शेयर मार्केट में जाएगा वो तो बर्बाद होगा ही होगा, दरोगों ने बन पाएगा। और झूठ मूठ के शेयर मार्केट का उद्देश्य है, शेयर मार्केट का उद्देश्य क्या है? शेयर मार्केट का उद्देश्य है कि कंपनियों में आप निवेश करें, इसके लिए आपको प्रोत्साहित करना। ये जो एक दिन पैसा लगाकर दूसरे दिन निकाल कर पैसा कमाने का टेंडेंसी, ये शेयर मार्केट का वास्तविक अर्थ है ही नहीं। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो यहां तक पूरी प्रक्रिया को समझ गए दोस्तों। कर्व ट्रेडिंग किसे कहते हैं उसको समझे कि नहीं समझे? कर्व ट्रेडिंग किसे कहते हैं समझ गए? तो शेयर मार्केट में बस इतना ही याद रखना है दोस्तों, शेयर मार्केट में शेयर की खरीद बिक्री के लिए कौन सा खाता होना जरूरी है? कौन सा खाता? T2 सेटलमेंट के अंतर्गत, T2 सेटलमेंट के अंतर्गत अगर शेयर की खरीद सोमवार को हुई है तो शेयर डीमेट खत्म कब आएगा? मंगलवार को छोड़कर बुधवार को। समझ गए? अब आते हैं दोस्तों सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, शॉर्ट में इसे सेबी कहते हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी क्या है? एक संस्था है। सेबी क्या है? एक। और जिस तरह से मुद्रा बाजार पर नियंत्रण करने हेतु आरबीआई है, उसी तरह संपूर्ण पूंजी बाजार पर नियंत्रण करने हेतु क्या है दोस्तों? सेबी। यानी मुद्रा बाजार पर आरबीआई का नियंत्रण होता है और पूंजी बाजार पर सेबी का नियंत्रण होता है। पूंजी बाजार पर सेबी का नियंत्रण होता है।
अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि जब देश आजाद हुआ था तो आजादी के समय सरकार ने शेयर बाजार पर कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट पारित किया था 1947 में ही, और उस एक्ट का नाम था दोस्तों पूंजी निर्गमन अधिनियम 1947। तो सरकार ने शेयर बाजार पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु आजादी के तत्काल बाद एक अधिनियम पारित किया, जिस अधिनियम का नाम था पूंजी निर्गमन अधिनियम। और इस अधिनियम का काम था कि शेयर मार्केट पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना। लेकिन दोस्तों आजादी के तुरंत बाद हड़बड़ी में इस अधिनियम को लाया गया था, और जिस उद्देश्य से इस अधिनियम को लाया गया था, यानी उद्देश्य तो यही था कि शेयर मार्केट पर सरकार का नियंत्रण हो सके। तो पूंजी निर्गमन अधिनियम जो आजादी के तत्काल बाद लाया गया था, या जिस उद्देश्य से लाया गया था उस उद्देश्य को पूरा करने में ये असफल रहा। अर्थात यह अधिनियम शेयर बाजार पर सरकारी नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाया, और इस तरह से इस अधिनियम एक तरह से फ्लॉप हो गया दोस्तों, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया। फिर आगे चलकर जब यह अधिनियम सरकार को लक्ष्य प्राप्ति करने में मदद नहीं कर पाया, तब सरकार ने एक विशेष संस्था बनाने का प्रण लिया और सोचा कि अब एक ऐसी संस्था बनाएंगे आरबीआई के तरह, जो पूंजी बाजार पर पूरी तरह से नियंत्रण लाएगा और पूंजी बाजार सरकार के पूरी तरह से नियंत्रण में रहेंगे। और शेयर बाजार अथवा पूंजी बाजार पर पूर्ण रूप से सरकार का नियंत्रण लाने के उद्देश्य से सन 1988 में स्थापना की गई। किसकी? सेबी की स्थापना की गई। कब स्थापना की गई? 1988 में। सेबी की स्थापना कब की गई? 1988 में। ध्यान दीजिएगा, पहले सुनिए। 1988 में सेबी की स्थापना की गई, और इसकी स्थापना का तात्कालिक कारण यही था कि पूंजी निर्गमन अधिनियम 1947 शेयर बाजार पर सरकार का नियंत्रण स्थापित करने में सफल नहीं हुआ। लेकिन 1988 में जो सेबी की स्थापना हुई, उस सेबी को कोई भी कानूनी और या विधिक अधिकार प्रदान नहीं किए गए। 1988 में शेयर बाजार पर सरकारी नियंत्रण लाने हेतु सेबी संस्था की गठन की गई, लेकिन इसे किसी भी प्रकार के कानूनी अधिकार प्रदान नहीं किए गए, जिस अधिकार का इस्तेमाल करके ये शेयर बाजार को नियंत्रित करता। और इसी बीच दोस्तों क्या हुआ? इसी बीच 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति लागू हो गया। नई आर्थिक नीति लागू हो गया, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण शामिल था। निजीकरण, उदारीकरण और तो 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खुली अर्थव्यवस्था बना दी गई। और जैसे ही 1991 में भारत में वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन लागू किया गया, तो विदेशों से बड़ी मात्रा में पूंजी भारत के तरफ आने लगे। तब सरकार ने सोचा कि अब तो शेयर मार्केट में पैसा विदेशों से भी आ रहा है, और अगर अब शेयर मार्केट पर टोटली सरकार का नियंत्रण नहीं लाया जाएगा, तो फिर शेयर बाजार में निवेशकों के हित सुरक्षित नहीं रह जाएगा।
तो 1991 में अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन जब हुआ और जब विदेशों से पैसे भारत में आने लगे और भारत में आने लगे तो विदेशों से पैसा भारत के शेयर बाजार में भी आने लगे। ऐसी स्थिति में सरकार ने फिर सोचा कि ये जो सेबी बनाए हैं ये कुछ नहीं कर पाएगा और दौर ऐसा अर्थव्यवस्था का हम बना दिए हैं कि अगर इनको शक्ति नहीं दी गई तो फिर शेयर बाजार सरकार के हाथ से बाहर निकल जाएगा। तो वैश्वीकरण लागू करने के उपरांत सरकार ने सोचा कि सेबी शेयर बाजार पर नियंत्रण तब बना पाएगा जब इसे कानूनी अधिकार दिए जाएंगे और सेबी को कानूनी अधिकार देने के लिए 1992 में सेबी एक्ट पारित किया गया। सेबी एक्ट पारित किया गया और इस सेबी एक्ट के द्वारा सेबी को कानूनी मान्यता प्रदान की गई। तो 1988 में सेबी की स्थापना की गई, लेकिन 1988 में सेबी के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं था। सेबी एक तरह से संवैधानिक संस्था तब बना जब पारित किया गया सेबी एक्ट। कब? 1992 में। इस तरह से 1988 में स्थापित सेबी वैधानिक संस्था लीगल ऑर्गेनाइजेशन कब बना? 1992 में लीगल ऑर्गेनाइजेशन बना, वैधानिक संस्था बना और इसे शेयर बाजार पर नियंत्रण लाने के लिए व्यापक अधिकार दिए गए और इनके अधिकारों में आगे चलकर वृद्धि की गई। 2014 में सेबी एक्ट में संशोधन करके सेबी के अधिकार को बढ़ाया गया। सेबी के अधिकार को बढ़ाया गया। अब सेबी के पास ये भी अधिकार है कि वे फर्जी कंपनियों पर छापा मार सके, कंपनियों को दंडित कर सके, कंपनियों को बंद कर सके। इतने सारे अधिकार 2014 में इसे दे दिया गया है। छापा मारने का अधिकार, कंपनी के पैसों को जब्त करने का अधिकार 2014 से पहले सेबी को नहीं था। ये 2014 में नई सरकार जो बनी थी उन्होंने दिया। दोस्तों बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो भारत में आजादी के तुरंत बाद शेयर बाजार पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु सरकार ने कौन सा अधिनियम पारित किया? पूंजी निर्गमन अधिनियम। लेकिन पूंजी निर्गमन अधिनियम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं रहा। फिर शेयर बाजार पर नियंत्रण हेतु सेबी की स्थापना कब की गई? लेकिन 1988 में जब सेबी को स्थापित किया गया, 2014-19 न है दोस्तों, तो 1988 में सेबी की स्थापना जब की गई उसे कोई कानूनी अधिकार प्रदान नहीं किया। उसके बाद 1991 में भारत में क्या हुआ दोस्तों? नई आर्थिक नीति लागू कर दी गई और वैश्वीकरण देश में लागू हो गया। वैश्वीकरण लागू हो जाने के बाद भारतीय शेयर बाजार में विदेशों के पैसे भी लगने लगे। विदेशी निवेशक भी भारत के शेयर बाजार में आकर पैसे लगाने लगे। तब सरकार ने सोचा कि अगर सेबी को कानूनी रूप से मजबूत नहीं बनाएंगे तो फिर ये सेबी भी पूंजी निर्गमन अधिनियम के तहत उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल। ये सोचकर सरकार 1992 में प्रतिभूति विनिमय अधिनियम पारित किया या सेबी एक्ट पारित किया गया और जिस एक्ट के तहत सेबी को लीगल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, वैधानिक संस्था की दर्जा दी गई और सेबी को कई तरह के कानूनी अधिकार दिए गए। और सेबी को कानूनी अधिकार जो 1992 के अधिनियम में मिला था वो आगे चलकर और बढ़ाया गया। किस बार? 2000। तो सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया
इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। कहां पर है? मुंबई में है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में, दो प्रमुख शेयर बाजार का भी मुख्यालय मुंबई में है और सेबी का भी मुख्यालय। और यही कारण है कि मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी कहते हैं। मुंबई को देश का आर्थिक राजधानी कहते हैं। और मुंबई को देश का आर्थिक राजधानी कहने का दूसरा कोई कारण नहीं है, एकमात्र कारण कि प्रमुख वित्तीय संस्था का मुख्यालय मुंबई में ही है। आरबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बंबई शेयर बाजार, राष्ट्रीय शेयर बाजार, सेबी, इन सब का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है दोस्तों। क्लियर हो गया? अब सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। उसके बाद सेबी के अंतर्गत एक चेयरमैन होते हैं। उसके बाद 4 पूर्णकालीन सदस्य होते हैं। 4 पूर्णकालीन सदस्य होते हैं। उसके बाद 4 इसमें अंशकालीन सदस्य होता है। 4 इसमें अंशकालीन सदस्य होता है। तो सेबी के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसके एक चेयरमैन होते हैं तथा इसमें कुल 8 सदस्य होते हैं। चेयरमैन लगाकर कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। और इस 8 सदस्य में पूर्णकालीन सदस्य कितने हैं? 4। और अंशकालीन सदस्य कितने हैं? 4। पूर्णकालीन सदस्य है कि वो पूरे कार्यकाल तक सदस्य बने रहेंगे और अंशकालीन सदस्य जो है वो थोड़े समय के लिए ही सदस्य रहते हैं। उन्हें किसी विशेष ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सेबी सदस्य बनाते हैं और जब सेबी को वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है दोस्तों तब उन्हें रिलीज कर दिया जाता है। तो अंशकालीन सदस्य के रूप में सेबी अपने प्रशासनिक टीम में विशेषज्ञों को बुलाता है। किसी खास मुद्दे पर किसी खास प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने हेतु सेबी कुछ विशेषज्ञों को अंशकालीन सदस्य के रूप में आमंत्रित करते हैं और जब उनका कार्य हो जाता है तो फिर उनको रिलीज कर दिया जाता है। जैसे कॉलेज के किसी प्रोफेसर को कुछ समय के लिए सेबी अंशकालीन सदस्य बना सकते हैं, या फिर नीति आयोग के कोई सदस्य जिन्हें कंपनी के बारे में व्यापक अनुभव है उन्हें अंशकालीन सदस्य बना सकते हैं। क्लियर हो गया? तो सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? मुंबई में स्थित है। इसमें एक चेयरमैन होते हैं, 4 पूर्णकालीन सदस्य और 4 अल्पकालीन सदस्य होते हैं। क्लियर हो गया? अब सरकार जो सेबी की स्थापना की थी तो सेबी की स्थापना करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था? सरकार का मुख्य उद्देश्य था पूंजी बाजार अथवा शेयर बाजार पर नियंत्रण स्थापित करना। नियंत्रण स्थापित करना। और सेबी अपने इस कार्य को भलीभांति तरीके से वर्तमान में कर रहा है, लेकिन वर्तमान में सेबी के कार्य बहुत व्यापक हैं। तो सेबी के क्या क्या कार्य हैं? सेबी का तो पहला कार्य है शेयर बाजार को मान्यता प्रदान करना। शेयर बाजार को मान्यता प्रदान करना। जिस तरह बैंक को खुलने का लाइसेंस कौन देता है? आरबीआई। बैंक खुलने का लाइसेंस कौन प्रदान करता है? उसी तरह कोई नया शेयर बाजार खुलेगा तो उसके लिए लाइसेंस किससे लेना होगा? तो सेबी का पहला मुख्य कार्य है शेयर बाजार को मान्यता प्रदान करना। शेयर बाजार का मुख्य काम है शेयर बाजार को मान्यता प्रदान करना। नए शेयर बाजार खुलने के लिए लाइसेंस प्रदान करना भी किसका कार्य है? सेबी का कार्य है। किसका कार्य है?
सेबी का कार्य, दूसरा सेबी का प्रमुख कार्य निवेशक के हितों की सुरक्षा करना, निवेशक के हितों की सुरक्षा करना, ये सेबी का सबसे मुख्य काम है। निवेशकों के हितों को सुरक्षा करना, निवेशकों के हितों का सुरक्षा करना सेबी के सबसे प्रमुख कार्य है। और निवेशकों के हितों का सुरक्षा करने का मतलब क्या हुआ? निवेशकों के हितों का सुरक्षा करने का क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि कंपनियां कहीं निवेशकों से ठग कर, बहला फुसला कर अपना शेयर बेचकर पैसा लेकर ना निकल जाए। ध्यान रखिएगा, शेयर बाजार में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? ये बात तो आप जानते हैं कि शेयर बाजार में कंपनियों के शेयर बिकते हैं, म्यूचुअल फंड बिकते हैं, ऋण पत्र बिकते हैं, बॉन्ड भी बिकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से शेयर बाजार में शेयर ही बिकते हैं, और वो भी कंपनियों के। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति शेयर बाजार का कौन है? निवेशक है। निवेशक ही नहीं रहेगा, निवेशक उनको कह रहे हैं कि जो खरीद बेचने में रुचि ले रहा है। अगर निवेशक ही नहीं रहेगा तो शेयर बाजार का कोई मतलब रहेगा? अगर शेयर खरीदने वाले ही कोई नहीं रहेंगे, शेयर बेचने वाले ही कोई नहीं रहेंगे, तो फिर शेयर बाजार का कोई अर्थ रह जाएगा दोस्तों। इसलिए शेयर बाजार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वे अपने यहां आए निवेशकों के हितों को पूर्ण सुरक्षित करें। अगर निवेशकों के हित सुरक्षित नहीं रहते हैं तो फिर निवेशक शेयर बाजार से निकल जाएंगे, और निवेशकों के अभाव में शेयर बाजार का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, वैल्यूशन शेयर बाजार का जीरो। इसीलिए सेबी के कई कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? निवेशकों के हितों को सुरक्षा करना। और इसलिए जब कभी कोई कंपनी निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करती है, सेबी उस पर कड़ा प्रतिबंध लगाती है। जब कोई कंपनी झूठ बोलकर अपने शेयरों को ब्रोकर के माध्यम से बेचवाती है, उस ब्रोकर को तुरंत जो है शेयर मार्केट से हटाकर कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। अगर सेबी को जरा सा भी भनक लग गया कि कोई कंपनियां या कोई कंपनी दलाल के सहायता से अपने शेयरों से निवेशकों को भरमा रहा है, उसे ललचा रहा है, तुरंत इस पर कठोर एक्शन लेगा सेबी। और 2014 के बाद तो सेबी और मजबूत हो चुका है। तीसरा प्रमुख काम है ब्रोकर का पंजीयन करना। पंजीयन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रजिस्ट्रेशन कहता है। तीसरा मुख्य काम है ब्रोकर का पंजीयन करना। ब्रोकर का पंजीयन करना, ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन करना। आप जानते हैं कि पूंजी बाजार में कोई भी लेन देन बिना ब्रोकर के सहायता से संपन्न नहीं होता है। पूंजी बाजार का कोई लेन देन बिना ब्रोकर के सहायता से संपन्न नहीं होता है। इसलिए ब्रोकर का ईमानदार होना अति आवश्यक है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति, संस्था ब्रोकर की भूमिका अदा नहीं कर सकता है। ब्रोकर बनने के लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा। कहां से? हाँ, सेबी के पास पहले जाकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फिर सेबी पूरी चेकिंग करेगा कि व्यक्ति कैसा है, पहले क्या करता था, अब क्या कर रहा है। इन पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद ही सेबी ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन कर उन्हें पूंजी बाजार में कार्य करने की अनुमति देती है। तो सेबी का सबसे प्रमुख काम निवेशकों के हितों को सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा प्रमुख काम शेयर बाजार को मान्यता प्रदान करना। तीसरा प्रमुख काम ब्रोकर का पंजीयन करना, ब्रोकर का। उसके बाद चौथा काम है इनसाइडर
ट्रेडिंग को रोकना, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना। अब हमें समझना होगा इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है। इनसाइडर ट्रेडिंग को हिंदी में भेदिया कारोबार कहते हैं। क्या कहते हैं? भेदिया कारोबार। इनसाइडर ट्रेडिंग को हिंदी में कहते हैं भेदिया कारोबार। अब इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना भी सेबी का प्रमुख काम में एक है। लेकिन ये इनसाइडर ट्रेडिंग है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं दोस्तों। अब ध्यान दीजिए कि आप पहले ही जानते हैं कि शेयर बाजार में जब शेयर के मूल्य का उतार चढ़ाव का लाभ उठाने के लिए शेयर को खरीदते हैं तो इस प्रक्रिया को सट्टा लगाना या ट्रेडिंग कहते हैं। जब हम शेयर की खरीद बिक्री इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि उसका मूल्य बढ़ेगा और हम बेच देंगे, लाभ कमाएंगे, तब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सट्टा लगाना। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रेडिंग। शेयर खरीदने के दो उद्देश्य होते हैं। एक, कंपनी में हम निवेश कर रहे हैं, उनकी हिस्सेदारी ले रहे हैं और लाभांश में हमें हिस्सा मिलेगा। लेकिन एक दूसरा उद्देश्य ये भी है कि शेयर हम इसलिए खरीद रहे हैं कि भविष्य में इसका दाम बढ़ेगा और उस समय हम बेचकर मुनाफा अर्जित कर लेंगे। तो जब शेयर के मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव का लाभ उठाकर शेयर की खरीद बिक्री की जाती है, जब शेयर के मूल्य में हो रहे उतार चढ़ाव का लाभ उठाने के लिए शेयर की खरीद बिक्री की जाती है तो इस प्रक्रिया को सट्टा लगाना कहते हैं, अंग्रेजी में ट्रेडिंग करना कहते हैं। और शेयर बाजार नियमों के अधीन सट्टा लगाने की अनुमति देता है। लेकिन अगर इस सट्टे में, इस ट्रेडिंग में ऐसे लोग शामिल हो जाए जिन्हें कंपनियों के बारे में गुप्त जानकारी है तो वे व्यक्ति उस कंपनियों का शेयर खरीदकर लाभ ही अर्जन करेगा। बात समझ गए ना? ऐसे व्यक्ति जिसके पास कंपनियों के बारे में गुप्त सूचना पहले से मौजूद है और कंपनियों के गुप्त सूचना रखने वाले व्यक्ति जब सट्टा बाजार में उतरता है तो वो हमेशा लाभ की स्थिति में ही रहता है और इससे घाटा आम निवेशकों को होता है। कंपनियों का गुप्त जानकारी रखने वाले व्यक्ति जब सट्टा बाजार में उतरकर शेयरों की खरीद बिक्री करता है तो इसे ही कहते हैं क्या? इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग कंपनी के गुप्त जानकारी रखने वाले व्यक्ति जब कंपनियों के शेयर की खरीद बिक्री में भाग लेता है तो वह हमेशा लाभ की स्थिति में रहता है और इसे ही कहते हैं क्या? तो इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना भी, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना भी सेबी का मुख्य लक्ष्य है। सेबी का मुख्य लक्ष्य है। गुप्त जानकारी रखने वाले व्यक्ति शेयर खरीद बिक्री में भाग नहीं ले सकते हैं, लेकिन इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना बहुत कठिन कार्य है सेबी के लिए, क्योंकि किसी के पास गुप्त जानकारी है ये कैसे पता चलेगा? संभव है। लेकिन फिर भी इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए सेबी के द्वारा कंपनी का शेयर कंपनी के कर्मचारियों के खरीद पर रोक लगा दी जाती है। यानी कंपनी का शेयर कंपनी का मालिक कर्मचारी शेयर बाजार में नहीं खरीदेगा, क्योंकि सेबी मान कर चलता है कंपनी का गुप्त जानकारी उसके कर्मचारी को होगा ही होगा। इसलिए इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए शेयर बाजार पर कंपनी का मालिक, कंपनी का कर्मचारी खुद शेयर नहीं खरीद सकता, क्योंकि इससे इनसाइडर ट्रेडिंग का डर बना रहता है। इनसाइडर ट्रेडिंग का डर बना रहता है दोस्तों। तो सेबी का प्रमुख कार्य में क्या क्या आ गया दोस्तों? शेयर बाजार को मान्यता प्रदान करना, निवेशकों के हित को सुरक्षित करना, ब्रोकर का पंजीयन करना, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना। और अगला कार्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को
मान्यता प्रदान करना, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को मान्यता प्रदान करना, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को मान्यता प्रदान करने का कार्य भी किसका है? सेबी का है। शेयर बाजार को मान्यता प्रदान करने का कार्य भी किसका है? सेबी का है। अब सेबी का एक कार्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को मान्यता प्रदान करना, लेकिन ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती क्या है? तो आइए अब समझते हैं किसके बारे में? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में। एक काम और है आ रहा है दोस्तों कि सेबी का काम है शेयर बाजार का ऑडिट करना। और एक प्रश्न आ रहा है कि ऑडिट क्या है? ऑडिट खाता बही की जांच होना ही क्या कहलाता है? ऑडिट होता है। एक शेयर बाजार में कुल कितना शेयर बिका, कुल कितना शेयर खरीदा गया, कितने रुपए का कारोबार शेयर बाजार के माध्यम से हुआ, इन सब का रिपोर्ट तैयार करना ही शेयर बाजार का ऑडिट करना कहलाता है। शेयर बाजार का ऑडिट करना कहलाता है। क्लियर हो गया? सेबी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एक बार सेबी को पढ़ दीजिए तो म्यूचुअल फंड क्या है? LIC सेबी के अंतर्गत आता नहीं, LIC सेबी के अंतर्गत नहीं आता है। LIC बीमा कंपनी है। अब बीमा कंपनी का कंट्रोल इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा होता है, जो आगे हम पढ़ेंगे। निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में क्या अंतर है? दोस्तों अब उतना डिटेल में शेयर बाजार को पहले बोले न कि नहीं पढ़ना है, इतना भी शेयर बाजार को नहीं पढ़ना, एक शेयर बाजार में दिमाग लग जाए। ठीक है ना? एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब देना बनता है। क्वेश्चन है, जब कंपनी को शेयर बाजार से कोई मतलब नहीं होता तो शेयर बाजार में लाभ कैसे होता है? तो मतलब कंपनी मतलब नहीं रखेगा तो लाभ नहीं होगा। शेयर बाजार में लाभ कैसे होता है? तो शेयर का मूल्य जब बढ़ता है तब लाभ होता है शेयर बेचने वाले को। मान लीजिए आप शेयर 200 में खरीदे और अगले दिन में आपको कोई मिल गया कि हमें 250 में बेच दीजिए, आप बेच दिए तो 50 रुपए आपको लाभ हुआ ना। तो इसमें बीच में कहीं पर कंपनी आया? नहीं आया। तो शेयर बाजार से कंपनियों को कोई लाभ नहीं है, लेकिन शेयर बाजार में शेयर को बेचने खरीदने वाले दोनों रहते हैं, और मांग और सप्लाई के आधार पर शेयर का मूल्य बढ़ता है घटता है, उसी अनुरूप लोगों को अथवा निवेशकों को फायदा होता है। एक क्वेश्चन आ रहा है, सेबी किसी विदेशी कंपनी को बंद कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बशर्ते विदेशी कंपनी का ऑपरेट भारत के धरती पर होता हो। भारत के धरती पर जिस कंपनी का शेयर बिक रहा है उस कंपनियों पर सेबी का नियंत्रण है।
क्लियर हो गया। अब आइए समझते हैं दोस्तों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि कोई कंपनी जो ऋण लेने का प्रयास करता है, चाहे मुद्रा बाजार में हो या फिर पूंजी बाजार में। अब ये भी जानते हैं कि अच्छी साख वाली कंपनी मुद्रा बाजार से भी पैसे उठाती है, लेकिन अधिकांश कंपनियों के लिए पैसा का स्रोत कौन सा बाजार है? पूंजी बाजार है, जहां आईपीओ एफपीओ जारी करके वे पैसा उठा सकते हैं। तो कंपनी मुद्रा बाजार से ऋण लिया है या पूंजी बाजार से ऋण लिया है, इस ऋण को वो लौटाने की क्षमता कितनी रखती है, इसी की जांच जो एजेंसी करती है उसे हम क्या कहते हैं? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कहते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कंपनियों के संबंध में ये जांच करता है कि वे ऋण लौटाने में कितना सक्षम है या नहीं है। तो कंपनियों के द्वारा जो मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में ऋण लिए जाते हैं, प्रतिभूति को जारी करके, उस ऋण को वो लौटाने में कितने सक्षम है, इसी बात की जांच करने वाली एजेंसी को क्या कहते हैं? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कहते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का कॉन्सेप्ट 1909 में अमेरिका से शुरू हुआ था। कौन से शुरू हुआ था? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की शुरुआत कहां से हुई थी दोस्तों? अमेरिका से हुई थी। अमेरिका से हुई थी और धीरे धीरे ये पूरे विश्व भर में फैल गया, और वर्तमान में तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है, क्योंकि वर्तमान समय में इतनी अधिक कंपनियां खुली हुई है कि एक आम निवेशकों को कंपनियों के बारे में संपूर्ण जानकारी पता लगाना संभव नहीं है। इसलिए आम निवेशक किसकी ओर रुख करते हैं? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के तरफ रुख करते हैं, कि ताकि उनसे ये पता चल सके कि कौन कंपनी ऋण लौटाने में सक्षम है और कौन कंपनी ऋण लौटाने में सक्षम नहीं है। और इन्हीं के एजेंसी के रेटिंग के द्वारा निवेशक निवेश करने का प्लान बनाते हैं। दोस्तों समझ गए? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी समझ गए? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी खोलने के लिए लाइसेंस कौन प्रदान करेगा? सेबी प्रदान करेगा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी खोलने के लिए लाइसेंस कौन प्रदान करेगा? सेबी प्रदान करेगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो कंपनी ऋण लौटाने में सक्षम है या नहीं है, कंपनी अपने वादों को पूरा करने में सक्षम है या अथवा नहीं है, इसकी जांच जो एजेंसी करती है उसे क्या कहते हैं? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कहते हैं। अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कंपनियों को रेटिंग देकर ये बताती है कि वे ऋण लौटाने में कितने सक्षम है। और रेटिंग में आता है ए, बी, सी, और ए में भी 3 श्रेणियां, ट्रिपल ए, डबल ए, बी में भी 3 श्रेणियां, ट्रिपल बी, डबल बी, सिंगल बी, सी में भी 3 श्रेणियां, ट्रिपल सी, डबल सी और सिंगल सी, डी में भी 3 श्रेणियां, ट्रिपल डी, डबल डी और। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ए, बी, सी, डी के रूप में कंपनियों को रेटिंग प्रदान करती है। अगर किसी कंपनी को रेटिंग मिला है क्या? ए, तो इसका मतलब वे वादों को पूरा करने में, ऋण लौटाने में पूरी तरह से सक्षम है।
बी का मतलब वह सक्षम तो है लेकिन ए उतना नहीं। सी का मतलब है स्थिति खराब हो चुका है इसका, नहीं भी अब वादा पूरा कर सकता है। डी का मतलब बर्बाद कंपनी, जो पैसा लगाएगा वो सारा पैसा उसका स्वाहा हो जाएगा। सबसे बेहतर रेटिंग कौन होता है? ए। अगर कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी किसी कंपनी को ए रेटिंग दिया, चाहे कोई भी ए दो, तो इसका मतलब वे वादों को पूरा करने में सक्षम होता है। और डी का मतलब पूरी तरह से, कंपनी को सी ए रेटिंग मिल गया तो सी का मतलब है कंपनी चल तो रहा है लेकिन वादा को पूरा करने में सक्षम नहीं है। क्लियर हो गया? अभी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पूरी तरह से कंपनियों का क्रेडिट रेटिंग कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 कंपनी है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज और तीसरा है फिच। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, यानी ये विश्व भर के कंपनियों का रेटिंग करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाला क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज और फिच। और भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में 3 प्रमुख है, क्रिसिल, इकरा, केयर। क्रिसिल, इकरा और केयर। क्रिसिल, इकरा और केयर भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज और फिच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण विश्व के कंपनियों का रेटिंग करने वाली एजेंसी है। और भारत में सबसे विश्वसनीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन है? क्रिसिल सबसे विश्वसनीय, जिसके रेटिंग पर पूरी तरह से विश्वास किया जा सकता है, वो उस तरह का विश्वसनीय भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन है? क्रिसिल है। कौन है दोस्तों? क्रिसिल। क्लियर हो गया? समझ गए? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी समझ गए क्या कार्य करता है? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि शेयर बाजार पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। शेयर बाजार पूरी तरह से समाप्त। अब उसके बाद है विश्व के प्रमुख शेयर बाजार, जिसको याद करना है ना? देखिए, विश्व के प्रमुख शेयर बाजार याद करना पड़ेगा। जैसे डी जोन्स कहाँ का शेयर बाजार है? नास्डैक, SP 500, FTSE 100। क्लियर हो गया? और इस तरह से शेयर बाजार पूरी तरह से समाप्त हो गया। आशा करते हैं कि शेयर बाजार आप उतना तो समझ ही गए हैं कि नोट में आपके चैप्टर के प्रश्नों को बनाने में कोई दिक्कत ना होगा। ऑनलाइन वाले दोस्तों बताइएगा कि इस चैप्टर के प्रश्न को बनाने में दिक्कत नहीं हो रहा है। जितना पढ़ाए हैं, क्या उस पढ़ाने से इस फाइनेंशियल मार्केट के चैप्टर का क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सब क्वेश्चन बन जाता है। शेयर बाजार समझ में आ गया। और ध्यान रखिएगा, हमारे किसी बातों पर शेयर बाजार में प्रवेश नहीं करना है, नहीं तो जोखिम के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
हम उतना नहीं पढ़ाए हैं कि आप शेयर बाजार में जाकर खुद से ट्रेडिंग कर सके। और सच्चाई बात यही है दोस्तों, जब आपके पास रिस्क फ्री पैसा होगा तब ही शेयर बाजार में कारोबार करना बेहतर माना जाता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अभी आप पढ़ रहे हैं, नौकरी कर लीजिए, नौकरी होने के बाद आप एक रिस्क फ्री कैपिटल का निर्माण करिएगा और बिट्टू झा को याद करिएगा, और उसके बाद हम बारीकियां बताएंगे कि कैसे शेयर की खरीद बिक्री हो रही है। लेकिन अभी शेयर बाजार में उतर कर पैसा लगाना बिल्कुल आपके लिए खतरनाक है, पूरी तरह से खतरनाक है। क्लियर हो गया दोस्तों, समझ गए? अब एक बचत योजना के बारे में जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शांत होकर हल्ला करें आप लोग। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या है दोस्तों? तो ये भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे एक बचत योजना है। कैसा योजना है? बचत योजना। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भारत सरकार, स्वयं भारत सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला एक बचत योजना है, बचत योजना है। और ये योजना सरकार किसके माध्यम से चलाती है? डाकघर के माध्यम से चलाती है। लेकिन वर्तमान समय में बैंक भी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसा निवेश करने का ऑप्शन उपलब्ध करा दिए हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये योजना भारत सरकार अपने किस विभाग से क्रियान्वित कराती है? डाकघर से। अब होता क्या दोस्तों, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक प्रकार का प्रतिभूति है। इस प्रतिभूति को आप कहां से खरीद सकते हैं? डाकघर से। और आप जितने पैसा में खरीदिएगा वो सारा पैसा किसको जाएगा? और भारत सरकार के किस निधि में जमा होगा? लोक लेखा निधि में जमा होगा। लोक लेखा निधि में जमा होगा। जब आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदिएगा डाकघर में जाकर, ये पैसा सीधे भारत सरकार के लोक लेखा निधि में जमा होगा और भारत सरकार आपके इन पैसों से अपना काम करेगा और आपको उस पर ब्याज देगा। बस समझ रहे हैं ना? तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भारत सरकार द्वारा डाकघर के माध्यम से चलाया जा रहा एक बचत योजना है। और इस योजना के माध्यम से जो भी पैसे आते हैं वो सीधे भारत सरकार के लोक लेखा निधि में जमा होते हैं। फिर इन जमा पैसों से भारत सरकार अपना भिन्न भिन्न कार्य करते हैं और अपने नागरिकों को जमा पैसे पर ब्याज देते हैं। और इस पर दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। कैसा ब्याज मिलता है? चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, जो वर्तमान में 7.7% है। लेकिन भारत सरकार समय समय पर इसको बदलते रहती है, बढ़ाती भी है। और यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जमा पैसे पर भारत सरकार कैसा ब्याज देती है? चक्रवृद्धि ब्याज देती है। लेकिन इसकी जो परिपक्वता अवधि होती है, परिपक्वता
अवधि होती है वो होती है दोस्तों कितना, 5 वर्ष। यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के माध्यम से आप पैसा जमा किए हैं तो उस पैसा को आप 5 साल से पहले निकाल नहीं सकते हैं। पैसा निकाल सकते हैं 5 साल के बाद। 5 साल तक आपका सारा पैसा लॉक रहेगा। बस समझ गए ना। और 5 साल से पहले केवल 2 स्थितियों में पैसा निकल सकता, एक कि निवेशक की मृत्यु हो गई है और दूसरा न्यायालय का आदेश है कि नहीं लौटा दिया जाए, तब ही लौट सकता है। नहीं तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में निवेशित धनराशि कितने वर्ष के बाद निकाला जा सकता है? 5 वर्ष के बाद ही निकाला जा सकता है। और दोस्तों इसमें आपको न्यूनतम कितना जमा करना पड़ेगा? 1000। न्यूनतम कितना? 1000। अधिकतम की कोई सीमा, अधिकतम की कोई सीमा, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। लेकिन 50,000 से अधिक का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लेने के लिए पैन कार्ड होना अनिवार्य है। पैन कार्ड होना क्लियर? बात समझे? कोई दिक्कत? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट समझे क्या है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा एक बचत योजना है। जो किसके माध्यम से चलाए जाते हैं? डाकघर के माध्यम से चलाए जाते हैं। और इस जनता जितना नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीद कर निवेश करती, वो सारा पैसा भारत के किस खाते में? लोकलेखा खाते में। भारत सरकार इस पर चक्रवृद्धि ब्याज देती है कि हर वर्ष मूलधन में इंटरेस्ट जुड़ जाता है और मूलधन इंटरेस्ट जुड़कर नया मूलधन हो जाता है, फिर उस नए मूलधन पर ब्याज मिलता है। यही कहलाता क्या? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की परिपक्वता अवधि कितनी है? यानी कि इसमें जितना भी पैसा लगाए हैं 5 साल से पहले निकाल नहीं सकते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में न्यूनतम 1000 पैसा निवेश करना ही पड़ेगा और अधिकतम की कोई सीमा। लेकिन 50,000 से अधिक निवेश करने के लिए पैन कार्ड का होना, अगर एक व्यक्ति पैन कार्ड नहीं बनाया है तो वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 49,000 ही निवेश कर सकते हैं अधिकतम। क्लियर? और इसकी खास विशेषता कि 5 साल के बाद आपको जितना पैसा मिलेगा उस पर टैक्स देना नहीं पड़ेगा। इसीलिए सरकारी कर्मचारी के बीच सबसे पॉपुलर बचत योजना है। सारा पैसा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में लगाइए और 5 साल के बाद पैसा दुगुना कीजिए। दुगुना हो ही जाता है लगभग। क्लियर हो गया? और आप जानते होंगे कि भारत सरकार को ब्याज का भुगतान पर बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? सरकार के बजट में एक राजस्व व्यय होता है जिसमें सबसे ज्यादा खर्चा सरकार को ब्याज का भुगतान करने पर होता है। लेकिन भारत सरकार ज्यादा से ज्यादा ब्याज का भुगतान करती है, किसी भी प्रकार से डरती नहीं है, क्योंकि सरकार का मानना कि ब्याज का भुगतान जो हम कर रहे हैं वो भुगतान हमारे नागरिकों के पास जा रहा है। अब फिर नागरिक वो पैसा खर्चा करेगा जिससे देश में और तेजी से आर्थिक, तो सरकार का ब्याज पर भुगतान सबसे ज्यादा क्यों है? तो भारत सरकार तरह तरह का बचत योजना चलाई हुई है और इस बचत योजना से जो पैसा आता है उसको लोक लेखा निधि में जमा होता है। सरकार अपना काम करते रहता है और नागरिकों को ब्याज, तो सरकार भारी भरकम पैसा ब्याज के भुगतान पर खर्चा करती है। लेकिन फिर भी सरकार इससे पीछे नहीं हटती है, क्योंकि सरकार का मानना है कि ब्याज का भुगतान हमारे नागरिकों को ही हो रहा है और नागरिकों को अगर हम ज्यादा से ज्यादा ब्याज का भुगतान करेंगे तो आर्थिक स्थिति किसका बेहतर होगा? नागरिकों का होगा। और यही एक देश का मेन उद्देश्य है और इसीलिए भारत सरकार ज्यादा से ज्यादा ब्याज भुगतान पर पैसा खर्च करती है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर लिए देखे नोट। अब दोस्तों अगला बचत योजना है किसान विकास पत्र।
फिर अगला बचत योजना है सार्वजनिक भविष्य निधि, फिर अगला बचत योजना है मंथली इनकम स्कीम। ये तीनों बचत योजना को खुद से पढ़ना है। और अगला क्लास में हम इंश्योरेंस पढ़ाकर चैप्टर समाप्त करेंगे। क्लियर? किसान विकास पत्र, सार्वजनिक भविष्य निधि और मासिक आय योजना अब पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा तो मैं, और अगला क्लास में हम इंश्योरेंस पढ़ाकर इस चैप्टर को खत्म करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं अगले क्लास में, और अगला क्लास में हमारा टॉपिक होगा इंश्योरेंस इंश्योरेंस इंश्योरेंस। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आप लोग बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। 18 प्लस आयु का बना सकते हैं, 18 से नीचे है तो गार्जियन के साथ बना सकते हैं। लेकिन निवेश करने के लिए पहले इनकम होना जरूरी है, इनकम के लिए नौकरी होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। अगला क्लास में चैप्टर समाप्त कर देंगे। सुकन्या योजना क्या है? सुकन्या योजना पढ़िएगा ना कोई करंट अफेयर के बुक में। चलिए रोशन सर बुलेट बांध रहे, आप भी कुछ दीजिए, सोचे हम भी कुछ बांट देंगे क्या? अरे हल्ला मत।